धक्के दे रहे इज्जत दोगे तो इज्जत मिलेगी। पूरी दुनिया के सामने शर्मिंदा करवा दिया तुमने अपने देश को। इंटेल वर्ल्ड की ओल्ड डिस्ट्रिक्ट उसे या तो एलिमिनेट करते हैं या एक्सपोज। ऐसी ही है हमारी दुनिया। कोई आपकी बीवी को कुछ सेकंड तक घूरता रहे तो आप उसे छोड़ देंगे? मेरी बीवी तो एक सेकंड भी देखने लायक नहीं है। हाँ सर, पर मैं मरते दम तक रहूंगा IAS। तो रंगलाथलम मूवी के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। ये फ़िल्म जो निर्देशित है सुकुमार द्वारा लिखित और निर्देशित फ़िल्म है, जो 2018 की एक भारतीय तेलुगु भाषा की एक्शन ड्रामा फ़िल्म है दोस्तों। और इस फ़िल्म ने
कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स के लिए वाई नवीन, वाई रविशंकर और सीवी मोहन द्वारा निर्मित इस फिल्म में रामचरण और सामंथा के साथ जगपति बाबू, नरेश, प्रकाश राज, सुनील वर्वे और आदि पेनिसेट और अनुसुईया भारद्वाज प्रमुख सहायक भूमिका में है दोस्तों। रंगला स्थलम मूवी 1980 के दशक में इसी नाम से काल्पनिक गांव में स्थापित है दोस्तों। ये दो भाइयों चित्ती बाबू चरण और कुमार बाबू पिन्नी शेट्टी की कहानी है, जो एक गांव की स्थानीय सरकार और उसके अध्यक्ष फणिंदर भूपति के नेतृत्व वाली भ्रष्ट सरकारी समिति का विरोध करती है दोस्तों। और दोस्तों सुकुमार ने और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ इस फिल्म के अन्य जो नाट्य विमोचन पोस्टर पर जो अन्य कलाकार है के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ दोस्तों, इस फिल्म के निर्देशक सुकुमार जी है और लिखने का काम भी सुकुमार जी द्वारा ही किया गया है दोस्तों। इस फिल्म में जो उत्पादन करता है नवीन येर नैनी है दोस्तों। याला मिचली रविशंकर, मोहन चेरुकुरी द्वारा उत्पादित फिल्म है दोस्तों। इस फिल्म की स्टार कास्टिंग रामचरण, सामंता, अक्की नैनी, जगपति बाबू, आदि पिन्नी शेट्टी, प्रकाश राज, अनुसुईया भारद्वाज, पूजा हेगड़े और द्वारा किया गया है दोस्तों। संगीत श्रीदेवी प्रसाद द्वारा और इस फिल्म की उत्पादन कंपनी मैत्री मूवी मेकर्स है दोस्तों। इस फिल्म की रिलीजिंग तारीख 30 मार्च 2018 है दोस्तों। इस फिल्म का कार्यकारी समय 174 मिनट है दोस्तों। और दोस्तों यह भारतीय सिनेमा की तेलुगु भाषा की बहुत ही कम बजट 50 लाख करोड़ के बजट में बनी फिल्म है दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि इस फिल्म ने बहुत ही शानदार कमाई की थी दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ कि सुकुमार ने नैनुक प्रेमथाओ 2016 में पूरी करने के बाद फिल्म की पटकथा पर काम करना शुरू किया और आर रत्नावेलु के साथ मिलकर फोटोग्राफी निर्देशक के रूप में काम किया था। श्रीदेवी प्रसाद ने फिल्म का साउंड ट्रैक और संगीत तैयार किया है दोस्तों। नवीन नूली ने फिल्म का संपादन किया है दोस्तों। रेड हीलियम 18 के कैमरा से पूरी तरह से शूटिंग की गई है दोस्तों। इस फिल्म में कुछ भारतीय फिल्म में एक रंगा स्ललम की मुख्य फोटोग्राफी है दोस्तों। अप्रैल 2017 में वर्किंग टाइटल RC11 के साथ शुरू हुई थी दोस्तों। मार्च 2018 तक चली। मुख्य रूप से यह हैदराबाद में 5 करोड़ की लागत से बनाई गई एक गांव के सेट में फिल्माई की गई। फिल्म के 10% फुटेज राजमुंद्री और उसके पास शूट किए गए थे दोस्तों। ये फिल्म 50 करोड़ रुपए के बजट पर बनी थी और 30 मार्च 2018 को विश्व स्तर पर रिलीज हुई थी दोस्तों। रंगला स्थलम को आलोचकों से सकारात्मकता समीक्षा मिली है दोस्तों, जो विशेष रूप से सुकुमार के लेखन और कलाकारों की टुकड़ी के प्रदर्शन की सराहना करते रहे हैं दोस्तों। खासकर रामचरण और जगपति बाबू की, हालांकि उन्होंने लंबाई की आलोचना की है दोस्तों। ये फिल्म व्यावसायिक रूप से सफल रही है, जिसने कुल 216 करोड़ रुपए की कमाई की है। यह सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली
तेलुगु फिल्मों में से एक है। इसने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी के लिए राष्ट्रीय जो फिल्म पुरस्कार भी जीता है दोस्तों। रंगला स्थलम नामक फिल्म का कन्नड़ डब संस्करण जुलाई 2019 में जारी किया गया था। फिल्म कंपनियां द्वारा फिल्म को दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों में से एक माना जाता है दोस्तों। 1980 के दशक में जो रंगला स्थलम के आंशिक रूप से बहरे और क्रोधी निवासी चित्ती बाबू कोल्ली रंगम्मा की इलेक्ट्रॉनिक मोटर का उपयोग करके खेतों की सिंचाई करते थे। रंगला स्थलम की पंचायत में जो भयभीत और सम्मानित अध्यक्ष फणींद्र भूपति गांव की सहकारी समिति उर्फ सोसाइटी को नियंत्रित करके सोसाइटी ने ऋण चुकती में देरी करने के कारण एरा सिनू की मक्के की फसल को जब्त कर ली, जिसके कारण सीनू ने स्पष्ट रूप से डूबकर आत्महत्या कर ली थी दोस्तों। चित्ती बाबू का जीवन तब बदल जाता है जब उसका बड़ा भाई कुमार बाबू पारस की खाड़ी में काम करके लौटता है और कुमार बाबू समाज के ऊंचे ब्याज वाले कर्जे और संपत्ति की जब्ती से परेशान है, जो अशिक्षित ग्रामीणों का शोषण करते हैं। चित्ती बाबू अक्सर कुमार बाबू की जो राजमुंदरी ले जाते हैं, वहां तक कि अपनी प्रेम का पद्मा से भी मिल सके। इसी बीच चित्ती बाबू की मुलाकात राम लक्ष्मी से होती है और वह उनसे प्यार करने लगता है। हालांकि वह अपने सुनने की क्षमता को छुपाता है। राम लक्ष्मी के साथ दुर्व्यवहार करने पर चित्ती बाबू काशी के भाइयों से झगड़ता है। वह यह जो शादी का प्रस्ताव रखता है, लेकिन वह अनसुना करने का नाटक करता है और तुरंत चला जाता है। बाद में उसके प्रस्ताव का एक ऐसा एहसास होने पर वह आधी रात को चुपके से उसके घर में घुस जाता है, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण गलती से उसके परिवार को बता देता है। राम लक्ष्मी अपने परिवार और गांव वालों के सामने चित्ती बाबू से प्यार करने से इनकार कर देती है, जिससे गलतफहमियां पैदा होती है। चित्ती बाबू से नाता तोड़ लेता है। आखिरकार एक गांव वाले को आत्महत्या से बचाने के बाद राम लक्ष्मी चित्ती बाबू की कमजोरी को समझती है और सुलह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन वह नहीं मानता। राम लक्ष्मी जो समाज के धोखे को समझने के लिए पर्याप्त शिक्षित है और कुमार बाबू के सामने विरोध करती है। टकराव के दौरान कुमार बाबू अनजाने में एक सोसाइटी कर्मचारी पर हमला कर देते हैं, जिससे पंचायत की सुनवाई होती है। भयभीत होकर राम लक्ष्मी के पिता उन्हें घसीट कर ले जाते हैं और भूपति कुमार बाबू पर भारी जुर्माना लगाने के लिए सोसाइटी के अध्यक्ष शेषु नायडू चित्ती बाबू और कुमार बाबू के पिता को अपमानित करते हैं, लेकिन सभी चित्ती बाबू से इसे दबा देते हैं। इसका पता चलने पर क्रोधित चित्ती बाबू नायडू को थप्पड़ मारते हैं और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। हालांकि ले जाने पर भी वह अपने स्थानीय विधायक दक्षिणामूर्ति से परामर्श करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुमार बाबू भूपति के खिलाफ पंचायती चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं दोस्तों, और कुमार बाबू सोसाइटी की धोखाधड़ी वाले कामों को उजागर करते हैं और ग्रामीणों का समर्थन प्राप्त करने और उन्हें काशी और उसके भाइयों सहित वार्ड सदस्यों के रूप में खुद को नामांकित करने के लिए राजी करते हैं। हालांकि रंगम्बा रहस्यमय तरीके से समर्थन से
इनकार करती है, जिससे चित्ती बयान होते हैं। टकराव होने पर रंगम्मा बताती है कि भूपति ने उसका विरोध करने के लिए उसके पति रामप्रसाद और एरा श्रीनु सहित कई ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। अपने भाई के लिए चिंतित चित्ती बाबू कुमार बाबू के अभियान को कमज़ोर करने के लिए भूपति से रिश्वत लेता है, लेकिन पश्चाताप करता है और रिश्वत लौटा देता है। इसके बजाय भूपति का सामना करता है एरा श्रीनु के पिता, जो अपने परिवार के शोषण के बावजूद भी भूपति के एक वफादार सेवक है। भूपति को अपने बेटे की हत्या की बात स्वीकार करते हुए सुन लेते हैं। पद्मा से मिलने के बाद घर लौटते समय कुमार बाबू पर भूपति के आदमियों द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है। वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। चित्ती बाबू इस साजिश का पर्दाफाश करते हैं और उनकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। हत्यारों को काबू में कर लेते हैं। हालांकि चित्ती बाबू प्राथमिक उपचार ले जाते और तब तक एक बुर्का पहनकर आदमी कुमार बाबू की हत्या कर देता है। मरने से पहले कुमार बाबू अपराधी का नाम लेने की कोशिश करता है, लेकिन चित्ती बाबू सुन नहीं पाते हैं। हताश चित्ती बाबू गांव वालों को भूपति के घर ले जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि वह भाग चुका होता है। श्रवण यंत्र की मदद से चित्ती बाबू काशी सहित एक गिरोह के साथ एक ज्योतिषी के निर्देशों का पालन करते हुए भूपति की तलाश में निकल पड़ते हैं। दोस्तों, कुमार बाबू के अंतिम संस्कार के बाद रंगम्बा को सर्वसम्मति से पंचायत का अध्यक्ष चुन लिया जाता है। चित्ती बाबू को पता चलता है कि उसके भाई से मरते समय मन्नो नारायण कहा जाता है और दक्षिणामूर्ति से मिलने दौड़ता है, जहां वह देखता है कि उसे एक ट्रक ने टक्कर मार दी। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। चित्ती बाबू 2 साल तक कोमा में पड़े रहे और दक्षिणामूर्ति की देखभाल करते रहे और उसकी देखभाल करने के लिए स्वेच्छा से आगे आते हैं, जबकि बाकी सभी लोग उसे ठीक होने की उम्मीद छेड़ चुके होते हैं। मूर्ति अंततः स्वस्थ हो जाता है। चित्ती बाबू उससे मिलने उसके निवास पर जाते हैं, जहां मूर्ति के आगामी मंत्री पद के लिए उत्सव चल रहा होता है। भूपति के बारे में पूछताछ करने पर चिट्टी बाबू उसकी हत्या करने की बात कबूल करता है, लेकिन यह भी बताता है कि कुमार बाबू का असली हत्यारा दक्षिणामूर्ति था, जिसने अपने गुर्गे मन्नोरायण के से कुमार बाबू की हत्या करवाई थी। दोस्तों, क्योंकि उसका मूर्ति की सबसे छोटी बेटी पद्मा से प्रेम करता था। मूर्ति स्वीकार करता था कि उसे रिश्वत की इस रिश्ते से घृणा थी, क्योंकि कुमार बाबू निम्न जाति से थे। चित्ती बाबू बताता है कि उसने मूर्ति को कोमा में रहने के लिए दौरान छोड़ दिया था, ताकि जब उसे जीने की इच्छा होती है तो वह हत्या कर दे, और चित्ती बाबू चुपचाप उसे मार डालता है और अपनी पत्नी राम लक्ष्मी के साथ वहां से चला जाता है। जब पद्मा और उसके पति वहां पर आते हुए देख लेते हैं तो आगे की कहानी मैं आपको बताना चाहता हूं। दोस्तों, इस फिल्म में जो विकास हुआ है और फिल्म निर्माता सुकुमार ने अपनी नियमित सहयोगी छायाकार आर रेतुवेल के साथ पूर्व के निर्देशन वाली फिल्म नेक्को निदानी 2014 के निर्माण के से पहले एक ग्रामीण नाटक निर्देशित करने की संभावना है। चर्चा में नन्नुक प्रेमातो को पूरा करने के बाद सुकुमार ने रेतनुवेल को 2 कहानी लाइन सुनाई। एक भारतीय हरित क्रांति की पृष्ठभूमि वाली एक समकालीन फिल्म और एक ग्रामीण नाटक रेतनुवेल के बाद वाले को चुना जाता है। एक ऐतिहासिक नाटक सुकुमार ने
उन लोगों के जीवन से प्रेरणा ली जिन्हें व्यक्तिगत रूप से जानते थे और गांव के कुछ प्रभावशाली लोगों द्वारा नियंत्रित एक भ्रष्ट सहकारी समिति और रोजगार की तलाश में फारस की खाड़ी में जाने वाले युवकों के विषयों को इसमें शामिल किया गया है दोस्तों। फणिंदर भूपति गांव के सबसे शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते यह बाकी सभी कम से कम 4 से 5 फीट ऊंचा दिखाया गया है। उसका घर एक चबूतरे पर बना दिया है जो दूसरों पर उसके अधिकार का प्रतीक है दोस्तों। हिंदुस्तान टाइम्स के लिए लिखते हुए प्रियंका सुंदर ने बताया है कि फिल्म अच्छाइयाँ बनाम बुराइयों में विषय पर केंद्रित है जिसमें प्रतिपक्षी ईश्वरीय मनोभाव के लक्षण प्रदर्शित करता है दोस्तों फिल्म समीक्षावश भारद्वाज रंगन ने कहा कि रंगाथलम श्याम बेनेगल के अंकुर और निशांत और बापू के मनवुरी पांडुवल में सामंत दायरे में मौजूद है। उन्होंने कहा है कि फिल्म राजनीतिक और व्यक्तिगत दोनों तरह के ड्रामा और जिससे नैतिक और उत्थान करने वाले सामाजिक विद्रोह और सावधानीपूर्व पोषित सतर्क न्याय और फिल्म कंपनियां के लिए लिखते हुए शतरंगन वर्मा ने रंगस्थलम को गांव जहां हर जाति है और आधारित मनवुरी पंडाउलू का उत्तम संस्कार कहा है दोस्तों। फिल्म समीक्षा कार्तिक केरामालू ने कहा है कि रंगास्थलम जाति आधारित सम्मान हत्याओं और तथाकथित ब्राह्मणवादी पितृसत्ता के विषय को दक्षिण मूर्ति के चरित्र का एक मर्दूभाषी राजनीतिक के माध्यम से तलाशता है और सुकुमार ने कहा कि वह मृत्युदंड को लागू करते समय अपनाई गई नैतिकता से भी प्रेरित है जहां अधिकारी तब तक इंतज़ार करते थे जब तक कि व्यक्ति बीमारी से उबर नहीं जाता और स्वस्थ नहीं हो पाता। और दोस्तों इस फिल्म में संगीत देने का काम देवी श्री प्रसाद ने फिल्म का साउंड ट्रैक और स्कोर तैयार किया है। पूर्व में 6 गाने हैं जो सभी चंद्र बोस द्वारा लिखे गए हैं दोस्तों। चंद्र बोस ने सुकुमार और प्रसाद के साथ विचार विमर्श करने के बाद पांडुचेरी में गीत लिखे हैं दोस्तों। उन्होंने 6 में से 5 गाने 4 दिनों में पूरे किए। प्रत्येक को पूरा करने में आधा घंटे का समय लगता दोस्तों। चंद्र बोस द्वारा जो गीत लिखाने के बाद दोनों की रचना की गई है दोस्तों और प्रसाद द्वारा स्वयं गाना गाया गया है। पहला यथो सक्का गुन्नवे 13 फरवरी 2018 को लहरी म्यूजिक द्वारा जारी किया गया था दोस्तों। 2 अन्य ट्रैक रंगा 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 स्थलाना और रंगमा मंगमा क्रमश 2 और 8 मार्च 2018 को रिलीज 2018 को यूट्यूब और अन्य सभी डिजिटल प्लेटफार्मों में साउंड ट्रैक जारी किया गया था। प्रारंभिक रिलीज में केवल 5 ट्रैक थे। छठे को बाहर रखा गया था क्योंकि इसमें फिल्म के कथानक के बारे में स्पॉइलर थे दोस्तों। और छठा जो गाना है दोस्तों जिसका शीर्षक ओयोरो है, फिल्म में कुमार बाबू का अंतिम संस्कार को दर्शाने वाले दृश्य के स्कोर में इस्तेमाल किया गया था। एक गीत था
खुद चंद्र बोस द्वारा गाया गया था। ओयोरो द्वारा 3 अप्रैल 2018 को रिलीज हुआ था। साउंड ट्रैक को आलोचकों की सकारात्मक समीक्षा मिली है, जो फिल्म की अविधिकता सेटिंग के लिए अनुरूप गीत और प्रसाद के वाद्य यंत्रों की सराहना रहे हैं दोस्तों इस फिल्म में थिएट्रिकल जो बताया गया है, दिसंबर 2017 में निर्माताओं ने घोषणा की है कि रंगास्थलम 30 मार्च 2018 को वैश्विक स्तर पर रिलीज होगी। वैश्विक नाट्य अधिकार 80 करोड़ रुपए जो की बेची गई है और फिल्म को 1200 स्क्रीन पर रिलीज किया जाना था दोस्तों। रंगास्थलम को आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में 600 स्क्रीन पर और शेष भारत में 200 स्क्रीन पर वे किया जाना था दोस्तों, और विदेशी बाज़ारों में 350 स्क्रीन पर रिलीज़ किया गया था दोस्तों। अप्रैल 2018 में निर्माताओं ने घोषणा की है कि फिल्म को इसी नाम से तमिल, मलयालम, भोजपुरी और हिंदी भाषाओं में डब किया जाएगा दोस्तों। 2019 में रंगास्थला नामक फिल्म के कन्नड़ डब संस्करण की घोषणा की गई है। इसे 12 जुलाई 2019 को 150 स्क्रीन पर रिलीज किया गया था दोस्तों। फिल्म का तमिल डब संस्करण के बाद 30 अप्रैल 2021 को रिलीज़ किया गया था दोस्तों। फिल्म के हिंदी डब संस्करण में देरी हुई थी दोस्तों। होम मीडिया स्टार मां ने सैटेलाइट अधिकार खरीदे हैं दोस्तों। फिल्म ने अपने टेलीविज़न प्रीमियर पर 19.5 की टीआरपी रेटिंग दर्ज की है दोस्तों। अमेज़न प्राइम वीडियो ने फिल्म के डिजिटल अधिकार हासिल कर लिए हैं और इसे 12 मई 2018 को ऑनलाइन उपलब्ध करवाया है। इसका हिंदी डब संस्करण 24 अगस्त 2025 को गोल्ड माइंस टीवी चैनल पर प्रीमियम के लिए तैयार किया गया है दोस्तों। और दोस्तों बॉक्स ऑफिस की कहानी बताना चाहता हूँ मैं आपको। रंगस्थलम ने भारत के कुछ क्षेत्रों में 100% दर्शकों के साथ शुरुआत की, जिसमें तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के ज़िले शामिल हैं, जिसने वैश्विक स्तर पर 43.8 करोड़ $, 5.2 मिलियन की कमाई की है दोस्तों। संयुक्त राज्य अमेरिका के बॉक्स ऑफिस पर फिल्म ने 100 वह भी कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया करता रहता, उसके गुंडे बेचते रहता और दोस्तों उसके चुनाव प्रचार में बाधा डालने के लिए पोस्टर फाड़ देता, समर्थकों को धमकाया जाता, कई जगह मारपीट की जाती। यहाँ दर्शक देखते हैं कि राजनीति सिर्फ वोट पाने का खेल नहीं बल्कि ताकत और डर का खेल बन चुका था दोस्तों। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ परिवार का खतरा। जैसे जैसे चुनाव पास आता है, प्रेसिडेंट की धमकियाँ और तेज़ हो जाती है। चिट्टी बाबू की माँ और पिता डरे हुए हैं कि वे अपने बेटे से कहते हैं, ये लड़ाई बहुत बड़ी है, हम अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। लेकिन कुमार बाबू कहते हैं, अगर हम डर कर पीछे हट जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ अंधेरे में ही जिएगी, किसी एक को तो आगे आना होगा। चिट्टी बाबू ने इसे अपनी जिद देखकर और मजबूत हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों भावनात्मक भाईचारा। फिल्म में कई जगह पर भाइयों के रिश्तों को गहराई से दिखाया गया है। एक सीन में चिट्टी बाबू अपने भाई से कहता है, अन्ना भाई मुझे राजनीति समझ नहीं आती, लेकिन तू जहाँ खड़ा है
मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। ये संवाद पूरे थिएटर को गूंज जाता है। दर्शक महसूस करते हैं दोस्तों। और बड़ा मामला यह है कि प्रेसिडेंट समझ जाता है कि अब ये लड़ाई उसी के लिए खतरनाक होती जा रही है। वह तय करता है कि चुनाव से पहले इस समस्या को ख़त्म कर देना चाहिए। वह अपने गुंडे भेजता है और एक बड़े मामले की योजना बनाता है। चुनाव प्रचार के बाद वह कुमार बाबू गांव वालों को संबोधित कर रहा होता है, तभी अचानक हमला हो जाता है। गुंडे लाठियों हथियारों लेकर आते हैं और चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागने लगते हैं और लोग इनकी चिट्टी बाबू अपने भाई को बचाने के लिए डट कर खड़ा रहता है। वह अकेले कई गुंडों से भिड़ जाता है। चिट्टी बाबू की बहादुरी इस दृश्य में रामचरण यानी चिट्टी बाबू का किरदार अपनी पूरी ताकत और बहादुरी से दिखता है। वह घायल होता है, खून से लथपथ हो जाता है, लेकिन पीछे नहीं हटता है दोस्तों। दर्शक यही जिद और साहस देखकर दंग रह जाते हैं दोस्तों। वह अपनी जान की परवाह किए बिना भाई को बचाने की कोशिश करता है। दुखद मोड़ इस कहानी में, लेकिन यह एक दिल दहलाने वाला मोड़ था दोस्तों। प्रेसिडेंट के गुंडे एक षड्यंत्र रचते हैं। आखिरकार कुमार बाबू की हत्या कर दी जाती है। ये दृश्य बेहद भावुक है दोस्तों। चिट्टी बाबू अपने भाई को गोद में लेकर रोता है। उसकी चीख दर्शकों के दिल को चीर देती है दोस्तों। वह कहता है, ये अन्ना, तूने तो कहा था कि हम जीतेंगे और तूने तो कहा था कि हम गांव बदलेंगे। दर्शकों की आंखें नम हो जाती है दोस्तों। चिट्टी बाबू का बदलना, भाई की मौत चिट्टी बाबू की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देती है। अब वह सिर्फ एक मस्त मौला इंसान नहीं रह जाता, अब उसके अंदर बदले की आग जलने लगती है दोस्तों। वह ठान लेता है कि अब वह प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ेगा। गांव के हर व्यक्ति के साथ हो रहे अन्याय को बदल देगा दोस्तों। और दोस्तों, मैं बता दूं आपको कि कुमार बाबू की मौत के से गांव वाले को इतना झटका लगता है कि कुछ लोग समझकर तो कुमार बाबू की मौत गांव वालों के लिए एक झटका होती है। लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि प्रेसिडेंट कितना निर्दयी है। धीरे धीरे लोग डर से बाहर आने लगते हैं और वे महसूस करते हैं कि अगर वे चुप रहे तो उनका गांव हमेशा अंधेरे में ही रहेगा दोस्तों। राम लक्ष्मी का दुख। राम लक्ष्मी इस घटना से टूट चुकी होती है। वो चिट्टी बाबू को संभालने की पूरी कोशिश करती है। वह कहती है, अगर तू हार मान जाएगा तो अन्ना की कुर्बानी बेकार जाएगी दोस्तों। उसकी बातें चिट्टी बाबू को और मजबूत बनाती है। प्रेसिडेंट की जीत या हार की कहानी पूरी तरह बदल जाती है दोस्तों। अब पूरी तरह चिट्टी बाबू और प्रेसिडेंट के बीच जंग पर आ जाती है। प्रेसिडेंट सोचता है कि उसने सबसे बड़ी बाधा कुमार बाबू को ख़त्म कर दिया, लेकिन उसे नहीं पता अब उसके सामने खड़ा है चिट्टी बाबू, जो अपने भाई के बदला लेने के लिए उसके सीने में जो आग उबल रही है उसको पूरी तरह ख़त्म करने वाला है दोस्तों। चिट्टी बाबू का बदला हुआ रूप देखकर कुमार बाबू की मौत की पूरी जो बदला लेने की बात है दोस्तों, वह लोगों को मदद करता है, लेकिन राजनीति में उसकी कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन अब वह भाई को बेरहमी से मार दिया तो उसकी आत्मा झकझोर दी गई है। अब चिट्टी बाबू एक ही मकसद था कि अपने भाई का बदला कैसे लूँ।
हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। वह सोचता है कि मैं अपने भाई का बदला किस प्रकार ले सकता हूँ। और कुमार बाबू की हत्या के बाद गांव का माहौल बिल्कुल बदल चुका था। और दोस्तों, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि इस डर की वजह से लोगों में एक चुनौतीपूर्ण तरीके से हालत का सामना हो जाता है। आम आदमी क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या सोचेगा, क्या करेगा, इस तरीके की एक पूरी लीडरशिप का ख़त्म होने के कारण वह पूरी तरह से बदल जाता है दोस्तों गाँव वालों को। लेकिन दूसरी ओर कुछ लोग अंदर ही अंदर गुस्से में थे कि वे महसूस कर रहे थे कि अगर आवाज़ नहीं उठाई गई तो प्रेसिडेंट हमेशा के लिए गांव का राज करता रहेगा। चिट्टी बाबू अकेला सफ़र। चिट्टी बाबू अब अकेला हो चुका था। भाई चला गया, परिवार टूट चुका था। लेकिन उसके हौसले और बढ़ गए। उसकी आंखों में आंसू नहीं बल्कि आग दिखने लग गई। वह हर कदम सोच समझ कर उठा था। गांव वालों से कहता, अन्ना चला गया लेकिन उसका सपना मैं पूरा करूंगा। प्रेसिडेंट को कुर्सी से जड़ से हिला दूंगा। धीरे धीरे फैलती हिम्मत। गांव वाले को चिट्टी बाबू को ये दृढ़ता देखकर प्रभावित होती है। कुछ लोग उसके साथ खड़े होने लगते हैं। वे कहते हैं, अगर चिट्टी बाबू जैसा सुनने में कोई कमज़ोर इंसान इतना बड़ा साहस दिखा सकता है तो हम क्यों डरे। यही से गांव में जागरूकता और हिम्मत की लहरें उठने लगती है। प्रेसिडेंट का आतंक दोस्तों इस तरह से बढ़ गया है कि प्रेसिडेंट अब निर्दयी हो चुका था। वह हर जगह अपना काम और अपना डर फैलाने की कोशिश करता। गांव वालों को धमकाता, चिट्टी बाबू को मारने की योजना बनाता है। लेकिन वो भूल जाता है कि अब चिट्टी बाबू डरने वाला नहीं है। उसने अपने भाई की मौत के बाद डरना छोड़ दिया है। हिंसा और प्रतिरोध। फिल्म के इस हिस्से में कई ज़बरदस्त एक्शन दृश्य दर्शाए जाते हैं दोस्तों। चिट्टी बाबू अकेला प्रेसिडेंट के गुंडों से भिड़ जाता है। वह खेतों में, गलियों में, यहाँ तक कि गुंडों को मात देता है। उसकी बहादुरी देखकर गांव के लोग उत्साहित हो जाते हैं। वे महसूस करते हैं कि अब प्रेसिडेंट अजय नहीं रहा है। राम लक्ष्मी का समर्थन। इस कठिनाई में चिट्टी बाबू के साथ खड़ी होती है। राम लक्ष्मी वह सिर्फ उसका सहारा नहीं बनती बल्कि गांव की औरतों को भी प्रेरित करती। वह कहती है, अगर हम सब मिलकर खड़े हो जाए तो कोई भी ताकत हमें दबा नहीं सकती। राम लक्ष्मी का किरदार इसी हिस्से में मजबूती हो जाती है दोस्तों। का सामना आखिरकार वह दिन आता है जब चिट्टी बाबू सीधे प्रेसिडेंट का सामना वह अपनी ताकत दिखाता है। लेकिन चिट्टी बाबू जो भीड़ से पूरी ताकत से अपने पहुंच जाता है। लोगों की आंखें नम से डर नहीं बल्कि गुस्से में आवाज़ उठाती है और हमें इंसाफ चाहिए। इस बात को एक शक्तिशाली तरीके से पल को बना देते हैं दोस्तों। प्रेसिडेंट का पर्दाफाश हो जाता है। चिट्टी के जो प्रेसिडेंट के सभी अपराधों, भ्रष्टाचार उजागर हो जाते हैं। वह सबको बताता है कि किसी तरह प्रेसिडेंट ने लोगों का खून चूसा है, कर्ज में डुबोया है, उसके खिलाफ खड़े वाले को मौत के घाट उतार दिया है। लोग दंग रह जाते हैं और कोई भी प्रेसिडेंट का समर्थन नहीं करता है दोस्तों। क्लाइमैक्स में खून का हिसाब में सभा में हंगामा मच जाता है। प्रेसिडेंट अपने गुंडों को आदेश देता है कि चिट्टी को ख़त्म कर दो। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। गांव वाले भी चिट्टी बाबू का साथ देने के लिए तत्पर हो गए हैं दोस्तों। एक लंबी और ज़बरदस्त लड़ाई होती है। आखिरकार चिट्टी बाबू अपनी भाई के खून का हिसाब लेता है, प्रेसिडेंट के आतंक को ख़त्म कर देता है। इंसाफ की जीत होती है दोस्तों। गांव वाले पहली बार चैन की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि
वर्षों का डर ख़त्म हो गया है। साये में वो जी रहे थे अब ख़त्म हो चुका है। चिट्टी बाबू मंच पर खड़ा होकर कहते हैं, ये जीत मेरी नहीं है, ये जीत हर उस इंसान की है जिसने डर के बावजूद अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाई है। और दोस्तों, इस फिल्म में गहरा संदेश ये है कि चाहे सत्ता कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, सच हमेशा सत्य ही होता है दोस्तों, और जीत हमेशा सत्य की ही होती है दोस्तों। अगर आम आदमी हिम्मत कर ले तो बड़े से बड़े अत्याचारी को भी हरा सकता है दोस्तों। भाईचारा, साहस और ईमानदारी की ताकत से दोस्तों इस जीत को बड़ी ही शानदार तरीके से जीता जा सकता है दोस्तों। और रंगला स्थलम सबसे बड़ी ताकत ये सिनेटोग्रामी है दोस्तों, जिसमें फ़िल्म को शूट किया गया है। ये गांव वालों की असली लोकेशंस पर है, जहां हर सीन में मिट्टी की खुशबू आती है, हरे भरे खेत, नदी के किनारे बैलगाड़ी की आवाज़ और पगडंडियाँ खूबसूरत होती है दोस्तों। यही सभी जो मूवी का दृश्य है 1980 के दशक का लिया गया है दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये एक बहुत ही शानदार रोचक तथ्यमय मूवी है दोस्तों। हेलो दोस्तों, अगर आप रंगस्थलम मूवी को हिंदी भाषा में देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की साउथ की मूवियों की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती हैं, और हमारे चैनल पर इन मूवियों की नोटिफिकेशन और जानकारी आपको देखने को मिलती रहती है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम साउथ की मूवी रंगस्थलम मूवी के बारे में। ये मूवी आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और मजेदार देखने को मिलने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको एक्शन और ड्रामा से भरपूर एक शानदार मूवी देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों बात करें इस मूवी की टाइम लेंथ के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी आपको 2 घंटे और 54 मिनट की आपको देखने को मिल जाएगी। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को आप 2 घंटे और 54 मिनट तक एंजॉय भी कर सकते हो। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार लगने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी की IMDb रेटिंग के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी को 10 में से 8.2 की धमाकेदार रेटिंग भी मिली हुई है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को IMDb रेटिंग की तरफ से 10 में से 8.2 की धमाकेदार रेटिंग भी मिली हुई है। और दोस्तों बात करें रोटो टोमेटोज के बारे में, तो रोटो टोमेटोज की तरफ से इस मूवी को 100% प्रेस भी बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को 100% प्रेस भी बताया गया है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें गूगल यूजर्स के बारे में, तो गूगल यूजर्स की तरफ इस मूवी को 71% लोगों के फिल्म पसंद भी आई है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग लगने वाली है। दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के कलाकारों के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी में रामचरण, समंता रुथ प्रभु, जगपति बाबू, आदि पिनिसेट्टी, अनसुया भारद्वाज और प्रकाश राज आदि यहाँ भूमिका निभाते हुए सामने आए। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। यह मूवी आपको काफी ज्यादा मजेदार, इंटरेस्टिंग और धमाकेदार लगने वाली है। और दोस्तों बात करें इस मूवी की रिलीज डेट के बारे में, तो दोस्तों यह मूवी आपको 30 मार्च 2018 को सिनेमाघरों में देखने को मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को आप 30 मार्च और 2018 को सिनेमाघरों में एंजॉय कर सकते हो। और दोस्तों यह मूवी आपको अभी सिनेमाघरों में भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। तो दोस्तों बात करें इस मूवी के डायरेक्टर के बारे में, तो इस मूवी को हमारे जनमैन डायरेक्टर सुकुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को हमारे जनमैन डायरेक्टर सुकुमार ने इस मूवी को डायरेक्ट किया है।
तो दोस्तों इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म जियो स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, आपने ठीक सुना, इस मूवी को आप OTT प्लेटफॉर्म जियो स्टार पर भी एंजॉय कर सकते हो। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों बात करें इस मूवी के बजट के बारे में, तो दोस्तों इस मूवी का बजट 50 करोड़ के लगभग बताया गया है और इस मूवी ने बॉक्स ऑफिस पर 216 करोड़ का कारोबार भी किया है। तो दोस्तों इस मूवी को आप एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। सुकुमार ने दर्शकों मतलब 2016 की पूरी करने के बाद फिल्म की पटकथा पर काम करना शुरू किया और आर रत्नावेलु के साथ मिलकर फोटोग्राफी निर्देशक के रूप में काम किया। देवी श्री प्रसाद ने फिल्म का साउंड ट्रैक और संगीत तैयार किया। नवीन नूली ने फिल्म का संपादन किया। रेड इलियम 8 के कैमरों से पूरी तरह से शूट की गई पहली कुछ स्थानीय फिल्मों में से एक रंगरचना। इस फिल्म की मुख्य फोटोग्राफी अप्रैल 2017 में वर्किंग टाइटल 8 से 11 के साथ शुरू हुई और मार्च 2018 तक चली। तो दोस्तों इस मूवी की कहानी आपको काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग और धमाकेदार लगने वाली है। तो दोस्तों इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और एक बार तो जरूर से जरूर देखिएगा, एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों इस मूवी की क्लिपें आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक पर आदि पर भी देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों इस मूवी को आप बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा और एक बार तो जरूर से जरूर एंजॉय कीजिएगा। और दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। स्थानों पर अपने प्रीमियम पर $640 की कमाई की है दोस्तों। शुरुआत की और 2 दिनों में USA जो 101.20 की दशमलव की कमाई की है दोस्तों। फिल्म को डिजिटल सेवा प्रदाताओं के खिलाफ तमिलनाडु में चल रही हड़ताल से लाभ हुआ है और इसने चेन्नई में अपनी पहली सप्ताहांत में 1.01 करोड़ कमाए हैं दोस्तों। रंगस्थलम ने अपने पहले सप्ताहांत में 56.96 करोड़ रुपए जो $6.7 मिलियन के वितरक शेयर के साथ वैश्विक स्तर पर 90.5 करोड़ रुपए $11 मिलियन की कमाई की थी दोस्तों। रंगस्थलम की कमाई अमेरिका के सिनेमाघरों में रिलीज़ के तीसरे दिन में $2 मिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक की गई है दोस्तों। ऐसा करने वाली 9वीं भारतीय तेलुगु फिल्म बन गई है दोस्तों। अपने पहले सप्ताह के अंत में 127.1 करोड़ $15 मिलियन की कमाई की है और वितरक हिस्सेदारी में 79.89 करोड़ $9.4 मिलियन की कमाई की है दोस्तों, हासिल की है दोस्तों, जिससे ब्रेक इवन हासिल हुआ है। अमेरिका में 9 दिन में $3 मिलियन की अधिक कमाई करने के बाद रंगस्थलम ने उस देश में अब तक की तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई है दोस्तों। 31 दिन में इसने दुनिया भर में कुल 200 करोड़ रुपए यानी $24 मिलियन की कमाई की है दोस्तों और वितरक हिस्सेदारी 117 करोड़ रुपए यानी $14 मिलियन हो गई है दोस्तों, जिसमें अब तक की यह तीसरी सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई है। और 33 दिनों में फिल्म ने अमेरिका में $3.5 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया है दोस्तों। अपने पूरे विश्व नाट्य प्रदर्शन में रंगस्थलम ने कुल 216 करोड़ $26 मिलियन की कमाई की है और 123.6 करोड़ $15 मिलियन का वितरक हिस्सा अर्जित किया है, जो उस वर्ष की सबसे अधिक कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई है दोस्तों। रंगस्थलम को आलोचकों से सकारात्मकता समीक्षा मिली है, जो
विशेष रूप से सुकुमार के लेखन और कलाकारों के प्रदर्शन को सराहना कर रहे थे। वह फिल्म की धीमी गति और 3 घंटे के करीब चलने वाली आलोचकों की समीक्षा में एग्रीगेटर वेबसाइट रोटन टोमेटोज पर 7 आलोचकों की 100% समीक्षा सकारात्मक है, जिनकी औसत रेटिंग 7.4 सही 10 है दोस्तों। भारद्वाज रंगन ने रंगला स्थलम को एक असाधारण मसाला फिल्म कहा है, जिसके दमदार पल पटकथाओं से स्वाभाविक रूप से उभार कर आते हैं दोस्तों, जो सिर्फ नियमित अंतराल पर धड़कन बढ़ाने के लिए लगाए गए शॉर्ट लाइन नहीं है। रंगन ने आगे कहा है कि सुकुमार एक व्यापक दृष्टिकोण के साथ काम कर रहे हैं और अपनी छाप छोड़ते हैं, जिसे उन्हें शैलियों का सबसे बेमेल मिश्रण कहा जाता है दोस्तों। इंडो एशियन न्यूज़ सर्विस के लिए अपनी समीक्षा में सुभाष के रंगला स्थलम को दिल से निकली फिल्म कहा गया है दोस्तों, और लिखा है कि एक कार्मिक वेग के साथ खुद को प्रस्तुत करती है और मुख्य किरदारों को उनकी चकाचौंध में खोए बिना विकसित होने का मौका देती है। जहाँ ने विशेष रूप से चरण और बाबू के अभिनय की प्रशंसा की है। कहा है, चरण चरित्र में लगभग दोष रहित रहे हैं दोस्तों। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि इस फिल्म में संकोची और निहत्थे रूप से कपटी बहादुरी लेकिन निडर थे दोस्तों। संगीता देवी ढूंढ ने द हिंदू के लिए अपनी समीक्षा में रंगला स्थलम की तुलना एक उपन्यास से की है। इसके लिए पहले कुछ पन्नों में 1980 के दशक का पहला काल्पनिक धूल भरा गाँव धीरे धीरे खुद को प्रकट करता है। बोली जड़ है, कोई सामान्य बोली नहीं, जिसे मुख्यधारा की फिल्में तुरंत अपील के लिए एक व्यापक ब्रूस स्ट्रोक में प्रस्तुत करती है। ढूंढू ने कहा कि यह सुकुमार और चरण दोनों के लिए सबसे परिभाषित फिल्म थी, और कहा है कि इसने एक अभिनेता के रूप में चरण के उदय को चिन्हित किया है दोस्तों। द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशिता न्यायपति के चरण में प्रदर्शन को शानदार कहा है। उन्होंने लिखा है कि चाहे वह दृश्य हो या जहाँ का बचपन काना दोस्तते हुए, वह दृश्य आप में एक टूटे हुए आदमी को देखते हैं जिसे कोई ठीक नहीं कर सकता। आपने सब कुछ उसकी आंखों में भावों को देख सकते हैं दोस्तों। द इंडियन एक्सप्रेस के लिए समीक्षा करते हुए मनोज कुमार ने आर के रंगला स्थलम को एक अच्छी तरह से तैयार किया है। कैनवास ने कहा है कि जिसे दर्शकों के लिए ईमानदारी और उच्च सम्मान के लिए साथ बनाए गए थे दोस्तों। उन्हें बाबू द्वारा गांव के अध्यक्ष का चित्रण विश्वसनीय लगा है दोस्तों। हेमंत कुमार ने फर्स्ट पोस्ट के लिए अपनी समीक्षा में सुकुमार के लेखन की विशेष रूप से सराहना की है। उन्होंने लिखा है कि एक राजनीतिक नाटक का वर्णन करना एक बात के लिए एक बदले की भावनाओं को प्रेरित करने का दायरा है। ऐसा ब्रह्मांड रचना नितांत प्रभाविता में पहले कुछ पन्नों में 1980 के दशक का एक काल्पनिक धूल भरा गाँव धीरे धीरे खुद को
प्रकट करता है और बोली जड़ की कई सामान्य बोली अन्य जैसे मुख्य धारा की फिल्में तुरंत अपील के लिए एक व्यापक बूस्ट स्टॉक्स में प्रवर्तित प्रस्तुत करती है। ढूंढ ने कहा कि यह सुकुमार और चरण दोनों के लिए सबसे परिभाषित फिल्म है। यह कहा कि एक अभिनेता के रूप में चरण और उदय को चिन्हित किया जाता है। दोस्तों, द टाइम्स ऑफ इंडिया की निश्चिंता न्यायपति के चरण के लिए और पूरी तरह से एक अभिनेता के रूप में चरण ने उदय को चिन्हित किया और द टाइम्स ऑफ इंडिया की निशानता न्यायपति चरण के मुख्य प्रदर्शन को शानदार और अन्य उन्होंने लिखा कि चाहे दृश्य जहाँ हो बचकानापन हो दिखता है, आंखों में भाव भी दिख सकते हैं दोस्तों, और इसमें ईमानदारी और उस सम्मान के साथ बनाया गया है। उन्होंने बाबू द्वारा गांव के अध्यक्ष का चित्रण विश्वसनीय लगा है दोस्तों, सम्मान के साथ बनाया गया है और उन्होंने बाबू द्वारा गांव के अध्यक्ष का चित्रण तो बहुत ही शानदार तरीके से प्रस्तुत किया गया है दोस्तों। हेमंत कुमार ने पृष्ठ पोस्ट के लिए अपनी समीक्षा में कुछ सुकुमार के लेखन की विशेष रूप से सराहना की है। उन्होंने लिखा है कि एक राजनीतिक नाटक का वर्णन करना एक बात है, लेकिन एक बदले की भावना से प्रेरित नाटक की दायरे में एक ऐसा ब्रांड रचना नितांत प्रतिभा है और आप रंगला स्तंभ के जो जितनी गहराई में उतरेंगे उतना ही अधिक फलदायी होगी दोस्तों। कुमार ने क्लाइमैक्स को विस्फोटक कहा है और टिप्पणी की विशेष फिल्म के अंत में जो हासिल किया है वह कामयाब होती है दोस्तों। और दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसके साथ पर्याप्त नाई कर पाती है और इस फिल्म ने द न्यूज़ इंडियन एक्सप्रेस के मुरलीकृष्ण CS ने भी क्लाइमैक्स की प्रशंसा करते हुए सुकुमार को अंत में दिलचस्प मोड़ के साथ अपनी जादुई छड़ी बनाते हैं। हालांकि उन्होंने फिल्म की कहानी की आलोचना की है और कहा है कि कुछ दृश्यों में बहुत लंबी खिंच जाती है जिससे वे नाटकीय लगते हैं। द हंस इंडिया के के नरेश कुमार ने फिल्म को स्पष्ट रूप से दृढ़तापूर्वक ग्रामीण कथा के साथ एक अच्छाई तरह से डिजाइन की गई सामूहिक मनोरंजन फिल्म बताते हुए लिखा है। जैसे जैसे बिखरे हुए नागरिक धीरे धीरे उधारकर्ता के तहत एकजुटता होती है, कहानी अपने दिलचस्प मोड़ लेती है और एक दूसरे को इसने द हिंस के नरेश ने फिल्म को बहुत ही अच्छी तरीके से बताया है दोस्तों। इसके विपरीत नागार्जुन राव ने गल्फ न्यूज़ के लिए अपनी समीक्षा के रंगा स्थलम को एक पूर्वानुमानित अंत में साथ में एक मनोरंजक कहानी पाया है, जिन्होंने बाबू के प्रदर्शक को दबंग कहा है और कहा है कि फिल्म चरण के कैरियर की सर्वश्रेष्ठ हो सकती है। इसी तरह लता श्रीनिवासन ने कहा है कि चरमोत्कर्षण थोड़ा निराशाजनक था। न्यूज़ एक्स के लिए अपनी समीक्षा में इन्होंने महसूस किया कि अंत केवल एक मोड़ जोड़ने के बजाय जोर प्रभाव डालने के लिए बेहतर लिखा जा सकता है दोस्तों। और कृष्ण श्रीपदा ने
क्लाइमैक्स की आलोचना की है। द न्यूज़ मिनट के लिए फिल्म्स की समीक्षा करते हुए उन्होंने लिखा है कि रंगला स्थलम आपको एक ऐसी पटकथा में पसंद करने लायक किरदार देगी जिसका लक्ष्य बिना ज़्यादा ईंधन भरे बुलंदियों को छूना है। एक ऐसी कहानी जो आपको इंतज़ार पर इंतज़ार कराती है, उसी अंत में और भी कुछ देना चाहिए दोस्तों। प्रियंका ने जो सुंदर प्रकार आज फिल्म के अंत में गेम चेंजर बताया है। सुंदर ने लिखा है कि राज उस दृश्य के दर्शकों को जिस तरह से सब कुछ प्रस्तुत किया गया है उसी वजह से स्तंभबद्ध कर दिया गया है दोस्तों। सीपी ने अपनी समीक्षा में कहा है कि फिल्म लंबी अवधि और धीमी गति के बावजूद अंत में दर्शकों का ध्यान खींचती है। इसके कलाकारों को अभिनय, छायांकन और संगीत की प्रशंसा की है, लेकिन फिल्म के कथानक की मानवता और कमी की आलोचना की है दोस्तों। डेक्कन क्रॉनिकल ने सुरेश की कविरायनी ने भी कहा कि रंगला स्थलम की कहानी ने अपनी समीक्षा में कहा है कि फिल्म लंबी अवधि और धीमी गति के बावजूद अंत तक दर्शकों का ध्यान खींचती है। इसी में कलाकारों के अभिनय और छायांकन और संगीत की प्रशंसा की है दोस्तों, लेकिन फिल्म के कथानक में नवीनता की कमी है, इसकी आलोचना की है दोस्तों। और डेक्कन क्रॉनिकल ने सुरेश गिरवारानी को भी कहा है कि रंगा स्थलम की कहानी सामान्य थी, लेकिन सुकुमार ने इसे अनोखे अंदाज में प्रस्तुत किया है दोस्तों। फिल्म कैंपेनियन ने दशक की 25 महानतम तेलुगु फिल्मों का संलग्न करते हुए इस फिल्म को मानाउरी पांडुवुलु ने कैंपेन के दशक में अपडेट संस्करण कहा है दोस्तों। गल्फ न्यूज़ के नागार्जुन राव ने फिल्म को 5 में से 3.5 स्टार दिए हैं और कहा है कि किसी समय भी इस फिल्म को अभिनेताओं के लिए कैरियर का सर्वश्रेष्ठ समय बताया है दोस्तों। रंगला स्थलम अच्छी तरह से है रामचरण की हो सकती है, हालांकि बहुत लंबे समय में शोबिज में नहीं है। उनका सामना अभी भी एक लंबी पारी रंगला स्थलम शायद चरण की कुछ सफल फिल्मों की तरह नकदी रजिस्टर की घंटी नहीं बजाएगी और उनको भी दोस्तों इस फिल्म ने बहुत सारे अवार्ड प्राप्त किए हैं, जिनमें मुख्य पुरस्कार 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ ऑडियोग्राफी का पुरस्कार जीता है दोस्तों। इसने जी सिनेमा अवार्ड तेलुगु में 10 पुरस्कार जीते हैं दोस्तों। फिल्म में फिल्म फेयर अवार्ड साउथ और साउथ इंडिया इंटरनेशनल मूवी अवार्ड में कई पुरस्कार जीते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, इसने कई सारे पुरस्कार जीते हैं दोस्तों। तो मैं आपको जिस फिल्म के बारे में बात करने जा रहा हूँ उसका नाम रंगला स्थलम है। ये मूवी 2018 में तेलुगु भाषा की में रिलीज हुई फिल्म है, जिसके डायरेक्टर सुकुमार ने डायरेक्ट किया है दोस्तों, जिसमें मुख्य भूमिका निभाई है रामचरण ने। ये फिल्म गांव
की राजनीति और आम इंसान के संघर्ष को दिखाती है दोस्तों। रंगास्थलम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि समाज को एक आईना दिखाती है दोस्तों। दोस्तों मैं आपको लेकर चलता हूँ एक छोटे से गांव रंगलास्थलम की कहानी पर। यहाँ के लोग खेती बाड़ी पर निर्भर है, लेकिन गांव पर राज करता है एक भ्रष्ट नेता प्रेसिडेंट पनेंड्रा भूपति रामचरण का किरदार है। चिट्टी बाबू जो सुनने में थोड़ा कमज़ोर है लेकिन दिल में बहुत साफ है दोस्तों, बहादुर है। और उसका भाई कुमार बाबू अदीवी शेष है जो गांव के लोगों की भलाई के लिए राजनीति में उतरता है दोस्तों। लेकिन जब वह नेता के खिलाफ खड़ा होता है तो उसे मार दिया जाता है दोस्तों। चिट्टी बाबू अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए भ्रष्टाचार और अन्याय के खिलाफ खड़ा होता है। तो दोस्तों कहानी में गांव की सादगी, लोगों की भावना और सत्ता का शोषण बहुत ही सुंदर ढंग से दिखाया गया है दोस्तों। चिट्टी बाबू रामचरण जो कि सुनने में दिक्कत होने के बावजूद भी एक बहुत होशियार और ईमानदार आदमी है दोस्तों, जो एक बहुत ही शानदार तरीके से किरदार निभा रहा है दोस्त। राम लक्ष्मी सामंता गांव की एक साधारण लड़की है। चिट्टी बाबू की प्रेमिका के रूप में इसने अपना किरदार बहुत ही शानदार तरीके से, बहुत ही लफ्ज़ तरीके से निभाया है दोस्तों। और दोस्तों प्रेसिडेंट फणिंदर भूपति जगपति बाबू गांव का भ्रष्ट नेता है जो सुंदर अनुसुईया गांव की महिला जिसकी ज़िंदगी भी सत्ता की राजनीति से प्रभावित होती है दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि इस फिल्म का जो मुख्य विषय था भ्रष्टाचार और सत्ता का दुरुपयोग था। गांव के नेता लोगों को दबाते थे और आम इंसान की लड़ाई चिट्टी बाबू जैसे आम लोग जब खड़े होते हैं तो बदलाव ज़रूर आता है दोस्तों। हाँ, इसी बदलाव को लेकर इस फिल्म को बहुत ही रोचक तरीके से बनाया गया है दोस्तों। परिवार और भाईचारा, चिट्टी बाबू और कुमार बाबू का रिश्ता भावुक कर देता है दोस्तों। गांव की सच्चाई की कहानी है दोस्तों। किसानों की समस्या, गरीबी और मजबूरियां ऐसी होती है कि दोस्तों बहुत कम लोग होते हैं जो इनकी मजबूरियों को समझ पाते हैं। और दोस्तों इस फिल्म में इसी कहानी को इतने ज़बरदस्त तरीके से बताया गया है कि आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। रामचरण का अभिनय, चिट्टी बाबू का किरदार उनके कैरियर का सबसे बेहतरीन रोल माना जाता है। संगीत देवी श्री प्रसाद, गाने गांव की मिट्टी से जुड़े हुए हैं। हाँ दोस्तों, इन्होंने गानों को इतनी सुंदरता से, इतनी सुशीलता से दिखाया है कि गानों में वो भाव है कि गांव की मिट्टी का कण कण चमक जाता है दोस्तों। सिनेमेटोग्राफी में आंध्र प्रदेश के ग्रामीण इलाकों को इतनी खूबसूरती के साथ में बखूबी से दिखाया गया है दोस्तों, आप सोच नहीं सकते। डायरेक्शन जो किया गया है सुकुमार द्वारा, कहानी को जो असली तौर पर दिख रहा है दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों कि इस कहानी का जो और मुख्य उद्देश्य था दोस्तों उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। डायरेक्टर ने इस कहानी की असली गांव की जीवन की तरह पेश किया है दोस्तों मैं आपको और बताना चाहता हूँ कि किस तरह से इस कहानी को अभिनय की तरह बहुत ही सुंदर और परिवर्तित रूप में उसके
मुख्य उद्देश्य के साथ में प्रस्तुत किया है दोस्तों। यह फिल्म हमको ये सिखाती है कि अगर आम आदमी न्याय के खिलाफ आवाज़ उठाता है तो बदलाव लाया जा सकता है दोस्तों। सत्ता और राजनीति हमेशा जनता की सेवा के लिए होनी चाहिए दोस्तों, न कि शोषण करने के लिए। और इस फिल्म में संदेश दिया गया है कि भाईचारे, ईमानदारी और साहस के तहत सबसे बड़ी होती है दोस्तों। और दोस्तों इस फिल्म का जो मेन मनोरंजन उद्देश्य मनोरंजन नहीं बल्कि ये भी सोचने पर मजबूर करती है कि फिल्म बताती है कि गांव की मिट्टी कितनी ताकत होती है। आम इंसान भी बड़े बड़े नेताओं को चुनौती दे सकते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में जो बहुत ही मुख्य दमदार है वह है, आज मैं एक विस्तृत बात करने जा रहा हूँ कि रंगा इस्लम फिल्म 2018 में आई थी और इसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की थी बल्कि दर्शकों का दिल, मन, दिमाग सब जीत लिया था दोस्तों। और इतनी खतरनाक रही थी कि इसका कोई जोड़ तो आप जो नहीं है दोस्तों। इस फिल्म का निर्देशन किया गया है सुकुमार ने किया है दोस्तों। हमने पहले की वीडियो में रंगस्थलम मूवी के बारे में बात की थी। तो रंगस्थलम किस तरह की मूवी है और कहां पर आपको देखने को मिलने वाली है जानेंगे इस वीडियो में। तो यह वीडियो काफी ज्यादा मजेदार और इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो दोस्तों आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को शेयर तो जरूर से जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इसी प्रकार की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहती है। और हमारे चैनल पर दमदार मूवी और एक्शन से भरपूर शानदार मूवीज की नोटिफिकेशन आपको टाइम मिलती रहेगी। तो दोस्तों बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। तो दोस्तों इस मूवी में रामचरण और समंता एक साथ आपको देखने को मिलने वाले हैं। तो दोस्तों बात करते हैं मूवी की कहानी के बारे में। 1980 के दशक में रंगस्थलम के आंशिक रूप से बहरे और क्रोधी निवासी चित्ती बाबू कोली रंगमा की इलेक्ट्रॉनिक मोटर का उपयोग करके खेतों की सिंचाई करते हैं। रंगस्थलम की पंचायत के भयभीत और सम्मानित अध्यक्ष हरिंदर भूपति गांव की सहकारी संपत्ति उर्फ सोसाइटी को नियंत्रित करते हैं। सोसाइटी के ऋण चुकौती की देरी के कारण एरियाना श्रीनु ने मक्के की फसल जब्त कर ली है, जिसके कारण श्रीनु ने स्पष्ट रूप से डूबकर आत्महत्या कर ली है। चित्ती बाबू का जीवन तब बदल जाता है जब उसका बड़ा भाई कुमार बाबू हारस की गाड़ी में काम करके लौटता है। कुमार बाबू समाज के उच्च ब्याज वाले कर्जों और संपत्ति जब्ती से परेशान हैं, जो अशिक्षित ग्रामीणों का शोषण करते हैं। चित्ती बाबू अक्सर कुमार बाबू को समुद्री ले जाता है ताकि वो अपनी प्रेमिका पद्मा से मिल सके। इस बीच चित्ती बाबू की मुलाकात राम लक्ष्मी से होती है। वो उनके प्यार करने लगता है और वो अपनी सुनने की क्षमता छुपाता है। राम लक्ष्मी के साथ दुर्व्यवहार करने पर चित्ती बाबू काशी के भाइयों से झगड़ता है और वह शादी का प्रस्ताव रखती है, लेकिन वो अनसुना करने का नाटक करता है और तुरंत चला जाता है। बाद में उसके प्रस्ताव का एहसास होने पर वो आधी रात को चुपके से उसके घर में घुस जाता है, लेकिन अपनी कमजोरी के कारण गलती से उसके परिवार को बता देता है। राम लक्ष्मी अपने परिवार और गांव वालों के सामने चित्ती बाबू से प्यार करने से इनकार करती हैं, जिससे गलतफहमियां पैदा होती हैं और चित्ती बाबू से नाता तोड़ देता है। आखिरकार ये गांव वाले को आत्महत्या करने से बचाता है। राम लक्ष्मी चित्ती बाबू की कमजोरी को समझती है और सुलह का प्रस्ताव रखती है, लेकिन वह नहीं मानता कि राम लक्ष्मी जो समाज के धोखे को समझने के लिए पर्याप्त शिक्षित हैं, कुमार बाबू के सामने विरोध करती हैं। टकराव के दौरान कुमार बाबू अनजाने में एक सोसाइटी कर्मचारी पर हमला कर देते हैं, जिससे पंचायत की सुनवाई होती है। भयभीत होकर राम लक्ष्मी के पिता उन्हें घसीट कर ले जाते हैं और भूपति कुमार बाबू पर एक भारी जुर्माना लगाते हैं। सोसाइटी के अध्यक्ष शेषु नायडू चित्ती बाबू और कुमार बाबू के पिता को अपमानित करते हैं, लेकिन सभी लोग चित्ती बाबू से इसे दबा देते हैं। इसका पता चलने पर क्रोधित चित्ती बाबू नायडू को थप्पड़ मारते हैं और गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। हालांकि ले जाने पर पहले राम लक्ष्मी के साथ सुलह कर लेते हैं। भूपति मदद करने से इनकार कर देते हैं, जिससे कुमार बाबू स्थानीय विधायक दक्षिणामूर्ति से परामर्श करने के लिए प्रेरित होते हैं। कुमार बाबू भूपति के खिलाफ पंचायत चुनाव लड़ने का फैसला करते हैं। कुमार बाबू सोसाइटी के धोखाधड़ी वाले कामों को उजागर करते हैं
ग्रामीणों को समर्थन प्राप्त करते हैं और उन्हें हाशी और उसके भाइयों सहित वार्ड सदस्य के रूप में खुद को नामांकित करने के लिए राजी करते हैं। हालांकि रंगम्मा स्थलम रहस्यमय तरीके से समर्थन से इनकार करती हैं, जिससे चिट्टी बाबू परेशान होते हैं। टकराव होने पर रंगम्मा बताती कि भूपति ने उसका विरोध करने के लिए उसके पति राम प्रसाद और एरिया श्रीनु सहित कई ग्रामीणों की हत्या कर दी थी। अपने भाई के लिए चिंतित चिट्टी बाबू कुमार बाबू के अभियान को कमजोर करने के लिए भूपति से रिश्वत लेता है, लेकिन पश्चाताप करता है और रिश्वत लौटा देता है। इसके बजाय भूपति का सामना करता है। एरिया श्रीनु के पिता, जो अपने परिवार के शोषण के बावजूद भूपति के एक वफादार सेवक हैं, भूपति को अपने बेटे की हत्या की बात स्वीकार करते हुए सुन लेते हैं। पद्मा से मिलने के बाद घर लौटते समय कुमार बापू का भूपति से के आदमियों को द्वारा घात लगाकर हमला किया जाता है और वे गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। चिट्टी बाबू इस साजिश का पर्दाफाश करते हैं और उनकी रक्षा के लिए दौड़ पड़ते हैं। हत्यारों को काबू कर लेते हैं। हालांकि जब चिट्टी बाबू प्राथमिक उपचार लेने जाते हैं तब एक बुर्का पहने आदमी कुमार बाबू की हत्या कर देता है। मरने से पहले कुमार बाबू अपराधी का नाम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन चिट्टी बाबू सुन नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार की शानदार वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको हमारे चैनल पर देखने को मिलती रहती है। और हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, क्योंकि दोस्तों हमारे चैनल पर इसी प्रकार की शानदार मूवीज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत। विस्तृत बात करने जा रहा हूँ कि रंगा इस्लम फिल्म 2018 में आई थी और इसने न सिर्फ बॉक्स ऑफिस पर सफलता हासिल की थी, बल्कि दर्शकों का दिल, मन, दिमाग सब जीत लिया था दोस्तों। और इतनी खतरनाक रही थी कि इसका कोई जोड़ तो अब जो नहीं है दोस्तों। इस फिल्म का निर्देशन किया गया है सुकुमार ने किया है दोस्तों। इस फिल्म का मुख्य उद्देश्य रामचरण है। उनके साथ इस फिल्म के में नज़र आती है सामंता, अक्किनेनी, आदिवे, शेष जगपति बाबू और कई अन्य शानदार कलाकार है दोस्तों। फिल्म का संगीत दिया है देवी श्री प्रसाद ने, जिन्होंने गांव की मिट्टी और लोक धुनों से भी भरी गीत बनाए हैं दोस्तों। रंगा इस्लम एक गांव की कहानी है जो गांव के लोगों को और उस गांव की राजनीति को, शोषण की कहानी के बारे में बताती है दोस्तों। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है दोस्तों कि एक इंसान की कहानी है जिसमें चिट्टी बाबू की, जो सुनने में थोड़ा कमज़ोर है, उनकी जो एक बहुत ही मजबूत और दिल वाली कहानी है दोस्तों। फिल्म की पृष्ठभूमि दोस्तों, फिल्म का नाम रंगा स्तंभ है, जिसका मतलब है स्टेज या मंच। यहाँ गांव का नाम आंध्र प्रदेश के ऐसे गांव का नाम है रंगा स्तंभ और पूरा गांव ही मानो एक स्टेज बन जाता है, जहां हर इंसान का किरदार, हर इंसान अपनी लड़ाई और हर इंसान की कहानी है दोस्तों। मैं बताना चाहता हूं कि ये फ़िल्म 1980 के दशक के गांव के माहौल में ले जाती है। उस समय गांव में ज़्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम करते थे। बिजली और पानी जैसी सुविधा बहुत कम थी। राजनीति गांव पर राज करती थी और गांव का सरपंच या प्रेसिडेंट गांव का राजा। शुरुआत में गांव और मोहल्ले में इस फिल्म की शुरुआत होती है एक बहुत ही सुंदर दृश्य से। हरे भरे खेत, गांव में खेतों के बीच में जो रास्ता होता है उसमें से बैलगाड़ियां चलती है, मिट्टी की खुशबू आती है, लोग अपने अपने काम में व्यस्त होने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे एक दशक अचानक किसी गांव में पहुंच जाते हैं। और लेकिन धीरे धीरे समझ आता है कि इस गांव के लोग उतने खुश नहीं जितना देखने में लगते हैं दोस्तों। इस गांव पर राज करता है एक नेता, प्रेसिडेंट फणींद्र भूपति। यह प्रेसिडेंट गांव का मालिक बनकर बैठा होता है। लोग उससे डरते हैं और उसने इतनी
पॉपुलैरिटी बता रखती है कि वह कहाँ से भी निकलता, लोग उसका जो उसके नीचे सर झुकाने को मजबूर हो जाते दोस्तों। उसका आदेश ही गांव का कानून है दोस्तों। यही है असली कहानी शुरू होती है। चिट्टी बाबू का परिचय। अब आते हैं फिल्म के हीरो चिट्टी बाबू पर। चिट्टी बाबू थोड़ा अलग है, वह सुन नहीं सकता, उसका कान ठीक से काम नहीं करता, लेकिन वह इससे परेशान नहीं होता है, बल्कि उससे अपनी ताकत बना लेता है दोस्तों। कोई भी अपनी कमी को अगर कोई ताकत बना लेता है तो फिर उसे कोई भी काम करने में ज़्यादा परेशानी नहीं आती है दोस्तों। वह गांव का एक खुशमिजाज इंसान है जो हमेशा खुश रहता है और सबकी मदद के लिए अपनी अपनी आदतें थोड़ी मजाकिया है, जिसमें बारे में लोग उसका मजाक उड़ाते हैं दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि कोई भी व्यक्ति जब उसको गांव में अगर वो मजाकिया टाइप होता है तो प्रत्येक लोग उसकी कमी का पूरी तरह से फ़ायदा उठाकर उसका मजाक उड़ाते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, उसका मजाक उड़ाते हैं दोस्तों। लेकिन वह गांव का एक खुशमिजाज आदमी है दोस्तों, जो अपनी सभी तरह की मजबूरियां होने के बाद भी वह अपनी कमियों को हावी नहीं होने देता है दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको कि वह खेती करता है, पानी की मोटर चलाता है और गांव में सबका चहेता है दोस्तों। उसकी यह सादगी और ईमानदारी दर्शकों को उससे जोड़ देती है दोस्तों। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूँ आपको, परिवार और रिश्ते में चिट्टी बाबू का परिवार बहुत ही साधारण है और उसका बड़ा भाई कुमार बाबू पढ़ा लिखा है दोस्तों। हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, कुमार बाबू का भाई पढ़ा लिखा है और एक शिक्षित इंसान है और गांव की समस्या को गहराई से समझता है दोस्तों। और उसे लगता है कि गांव की बर्बादी की जो जड़ है प्रेसिडेंट का भ्रष्टाचार का राज है दोस्तों। चिट्टी बाबू की माँ और पिता भी उससे बहुत प्यार करते हैं। परिवार में अपनापन और भाईचारा साफ झलकता है दोस्तों। और फिल्म का एक बड़ा भावुक पहलू है भाई का रिश्ता, जो आजकल हम देखते हैं कि भाई का सगा नहीं होता दोस्तों। चिट्टी बाबू अपने भाई पर जान छिड़कते हैं, वही रिश्ता आगे चलकर कहानी का सबसे अहम मोड़ बनता है दोस्तों। राम लक्ष्मी का किरदार कहानी में एंट्री होती है और राम लक्ष्मी की जिसे निभाया गया है सामंता ने, वह गांव की एक साधारण लेकिन बहुत ही समझदार लड़की है दोस्तों। उसकी जो बोली है उसमें क्या मिठास है दोस्तों, वह सबका लेकिन दिल भी आगे भी जीत पाती है दोस्तों। चिट्टी बाबू और राम लक्ष्मी की मुलाकात बहुत ही प्यारी है दोस्तों। दोनों की नोक झोंक छोटी बहस से और फिर धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। फिल्म को जो हल्का फुल्का गांव की समस्या अब गहराती है दोस्तों। गांव के किसान कड़ी मेहनत करते हैं और लेकिन उन्हें सही दाम नहीं मिल पाता है दोस्तों। बिजली की समस्या है, प्रेसिडेंट ने लोगों पर कर्जा चढ़ा रखा है जो उसका विरोध करता है और उसका बुरा भला कर देता है दोस्तों। लोगों के अंदर गुस्सा है लेकिन डर भी है।
कोई प्रेसिडेंट के खिलाफ़ आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं करता है दोस्तों। यही वजह है कि कुमार बाबू आगे आता है। उसे लगता है कि अगर गांव को बचाना है तो राजनीतिक बदलाव तो ज़रूरी है। हाँ दोस्तों, ये उनकी सोच थी कि सभी तरह से मुक्ति पाना है तो राजनीतिक बदलाव बहुत ज़रूरी था दोस्तों। और कुमार बाबू फैसला करते हैं कि वह प्रेसिडेंट के खिलाफ़ चुनाव लड़ेगा। ये फैसला आसान तो नहीं है दोस्तों, लेकिन गांव के लोग डरते हैं। हर कोई कहता है प्रेसिडेंट के सामने कौन टिक सकता है, लेकिन कुमार बाबू अपने इरादे पर अडिग रहता है। उसका सपना है गांव को आज़ाद कराना। यहाँ दर्शक समझ जाते हैं कि कहानी अब एक गांव की नहीं रही है, अब यह एक लड़ाई बन गई है दोस्तों। चिट्टी बाबू और भाई का साथ देने के लिए चिट्टी बाबू भले ही राजनीति नहीं समझता है, लेकिन भाई के लिए वह हर काम करने को तैयार रहता है। वह अपने भाई के साथ खड़ा होता है। गांव की गलियों में, खेतों में और लोगों के बीच चिट्टी बाबू की मौजूदगी फिल्मों को मजबूती बनाने का काम करती है दोस्तों। और इसी मासूमियत और हिम्मत को दर्शकों को बहुत पसंद आती है दोस्तों। हाँ दोस्तों, और मैं बताना चाहता हूँ आपको संघर्ष की शुरुआत। जैसा कि हमने पहले सुना है कि कुमार बाबू ने ठान लिया कि वह प्रेसिडेंट फणींद्र भूपति के खिलाफ़ चुनाव लड़ने का निर्णय आसान नहीं था, लेकिन वह ले लेते हैं। प्रेसिडेंट के पास ताकत, पैसा और गुंडों की फौज थी, जिसके खिलाफ़ खड़ा होना मौनों की मौत को न्योता देना था दोस्तों। लेकिन कुमार बाबू अपनी गांव की लोगों की पीड़ा देखकर चुप नहीं बैठ सका। इसके इरादे मजबूत थे। चिट्टी बाबू को राजनीति में दिलचस्पी नहीं रखता था, फिर भी अपने भाई की बात मानकर उसके साथ खड़ा हो गया दोस्तों। गांव में हलचल मचने लगी कि कुमार बाबू के चुनाव लड़ने की खबर पूरे गांव में फैल जाती है दोस्तों। और लोगों को जो उत्साह है वह भी, लेकिन डर भी है। कुछ लोग धीरे धीरे समर्थन करते और आने लगते, लेकिन ज़्यादातर लोग दबे स्वर ही बात करते। गांव की गलियों में खानाफूसी शुरू हो जाती है दोस्तों। क्या वाकई कोई प्रेसिडेंट को चुनौती दे सकता है? अगर कुमार बाबू हार गया तो क्या उसका परिवार बचेगा या नहीं बचेगा दोस्तों? इस तरह का माहौल फिल्म में रोचक बना देता है दोस्तों। दर्शकों को महसूस होता है कि ये सिर्फ एक चुनाव नहीं, बल्कि एक न्याय और अन्याय की जंग है। प्रेसिडेंट की चाल के बारे में बताता हूँ दोस्तों। प्रेसिडेंट को जब पता चलता है कि कोई उसके खिलाफ़ खड़ा हो रहा है, तो उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है। वह गांव के गुंडों को भेजकर धमकियां देता है। लोगों को डराया जाता है कि अगर उन्होंने कुमार बाबू का साथ दिया तो उनके खेत, घर, परिवार बर्बाद कर दिए जाएंगे। इन सभी बातों को मद्देनज़र रखते हुए गांव वाले डर जाते हैं। यही फिल्म की असली राजनीति खुलकर सामने आती है। कैसे सत्ता में बैठे लोग अपने स्वार्थ के लिए जनता को डराते हैं और शोषण करते हैं। चिट्टी बाबू का बदला हुआ रूप। अब आते हैं चिट्टी बाबू पर। शुरुआत में वह एक हंसमुख मस्त
मौला इंसान था, राजनीति से दूर, बस अपनी ज़िंदगी में खुश। लेकिन जब उसने देखा कि उसका भाई किस तरह अकेला लड़ रहा है और कैसे गांव के लोग डर डर के जी रहे हैं, तो उसके अंदर एक आग पैदा हो जाती है। और दोस्तों, धीरे धीरे वह सिर्फ अपनी भाई का सहारा नहीं रह जाता, बल्कि खुद भी बदलाव का हिस्सा बन जाता है। वह गांव वालों को खुलकर बात करने लगता है, उन्हें हिम्मत देता है और कहता है कि डर कर जीने से अच्छा है कि लड़कर जीना है। दोस्ते हैं चिट्टी बाबू पर शुरुआत में वह एक हंसमुख मस्त मौलाना इंसान था, राजनीति से दूर, बस अपनी ज़िंदगी में खुश। वह शुरुआत में एक हंसमुख मस्त मौलाना इंसान था, राजनीति से तो दूर, बस अपनी ज़िंदगी में खुश। लेकिन जब उसने देखा कि भाई किस तरह अकेला लड़ रहा है, कैसे गांव वाले लोग डर डर के जी रहे हैं, तो उसके अंदर एक आग पैदा हो जाती है। धीरे धीरे वह सिर्फ अपने भाई का सहारा नहीं रह जाता, बल्कि खुद भी बदलाव का हिस्सा बन जाता है। वह गांव वालों से खुलकर बात करने लगता है, उन्हें हिम्मत देता है और कहता है कि डर के जीने से अच्छा है कि लड़कर जीना। ये डायलॉग बहुत ही शानदार ज़बरदस्त है दोस्तों। गांव की समस्या को खुलकर गांव की समस्या पर खुलकर बात करते हैं कि फिल्म में कई ऐसे सीन हैं जहां गांव की असलियत दिखाई जाती है। किसान अपनी फसल का सही दाम नहीं ले पा रहा था, प्रेसिडेंट की वजह से कर्ज में डूब रहा था, गरीब मज़दूरों से जानवरों की तरह काम कराया जा रहा था, औरतों की आवाज़ दबा दी जाती थी। दोस्तों, कुमार बाबू इन मुद्दों पर चुनावी भाषणों में उठाते, ये कहते, यहाँ गांव का प्रेसिडेंट नहीं, यहाँ रहने वाले हर इंसान का है। दोस्तों, राम लक्ष्मी का साहस, इस बीच में राम लक्ष्मी का किरदार भी बहुत मजबूती होकर सामने आया। दोस्तों, वह सिर्फ चिट्टी बाबू की प्रेमिका नहीं, बल्कि गांव की एक बहुत ही समझदार और सभी औरतों की आवाज़ को ऊपर उठाने वाली एक महिला थी। और दोस्तों, मैं बताना चाहता हूँ आपको कि राम लक्ष्मी ने इतना साहस करके अपनी बात रखी है दोस्तों, जिसमें वह महिलाओं को समझाती है कि अगर हम चुप रहेंगे तो आने वाली पीढ़ियाँ भी चुप रहेगी और बदलाव की शुरुआत आज करनी होगी। इसी बात पर चिट्टी बाबू और मजबूत बन जाते हैं। दोस्तों, भावुक पारिवारिक पल फिल्म के इस हिस्से में कुछ बेहद भावुक दृश्य आते हैं। एक दृश्य में चिट्टी बाबू की माँ कहती है, बेटा हम गरीब लोग हैं, इन ताकतवर लोगों से लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन उसी वक्त उनके पिता बोलते हैं अपनी बहादुरी और बहुत ही विनम्रता से कि अगर हम चुप रहेंगे तो हमारे बच्चों की भी ऐसी ही ज़िंदगी गुजर जाएगी। दोस्तों, और डरना छोड़ देना चाहिए। यह संवाद और दर्शकों को दिल में उतर जाता है। दोस्तों, और चुनाव का माहौल, धीरे धीरे चुनाव पास में आने लगते हैं, गांव के हलचल भी बढ़ जाती है और एक प्रेसिडेंट है जो ताकतवर, निर्दयी और निर्द्वंद है। दोस्तों, जो कि
दूसरी ओर कुमार बाबू है ईमानदारी, साफ दिल और लोगों की उम्मीद है दोस्तों। चिट्टी बाबू हर जगह अपने भाई के साथ खड़ा रहता है। वह गांव वालों से कहता है, अगर आज हम डर कर पीछे हट गए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां कभी भी हमें माफ़ नहीं करेगी दोस्तों। इस बात से इतनी तिरकता आती है कि सभी लोग उनका साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं दोस्त। जी, अगर हम डर कर पीछे हट गए तो हमारे आने वाली पीढ़ियां माफ़ नहीं करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी दोस्तों। हम देखते हैं कि गांव में जो अपने जैसे कि शानदार तरीके से देख पाते हैं और प्रेसिडेंट का गुस्सा जैसे जैसे गांव के लोग कुमार बाबू का समर्थन करने लगते, प्रेसिडेंट का गुस्सा बढ़ जाता। वह तय कर लेता है कि लड़ाई को किसी भी हाल में ख़त्म करना है। वह गुंडे भेजकर गांव वालों को मारता पीटता है, कुछ लोगों को उदाहरण बना देता है ताकि बाकी डर जाए। लेकिन माहौल बदल चुका था, लोग डरने की बजाय गुस्से में आने लगते हैं। चिट्टी बाबू की मासूमियत और बहादुरी देखकर फिल्म का सबसे खास पहलू है कि चिट्टी बाबू का किरदार वह सुन नहीं सकता, लेकिन उसकी आंखें में आग है। वह मासूम भी है और बहादुर भी है। एक दृश्य में जब गुंडे उसके भाई को धमकाने आते हैं तो चिट्टी बाबू अकेला ही उनसे भिड़ जाता है। उसकी ताकत और निडरता देखकर लोग दंग रह जाते हैं। दर्शक भी तालियां बजाने पर मजबूर हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों, इसमें हम दूसरे भाग पर निष्कर्ष पर निकलते हैं। चुनाव और राजनीति की असली तस्वीर हमारे सामने आ चुकी होती है। प्रेसिडेंट की चालें और गांव में डर का माहौल भी हमने देख चुका है दोस्तों। कुमार बाबू का संघर्ष और ईमानदारी भी हमने देख ली है दोस्तों। हाँ दोस्त, ये देख चुके हैं। चिट्टू बाबू का बदलता हुआ स्वरूप भी हमने देख लिया है दोस्तों। राम लक्ष्मी और परिवार का समर्थन, गांव वालों की जागती हुई उम्मीद हमने देख ली है दोस्तों। अब कहानी को तीव्रता से, चूँकि आगे आने वाले देखेंगे कि हम कैसे कैसे। और दोस्तों, मैं अब बताना चाहता हूँ कि राजनीति को कैसे उफान मिलता है और चुनाव की तारीख जैसे जैसे नज़दीक आती है, गांव में एक अजीब सा तनाव और अत्यंत चिंतित वाला वो दौर हो जाता है दोस्तों। लोग दो हिस्सों में बढ़ चुके हैं और प्रेसिडेंट से डर भी उसके साथ खड़े होने वाले लोग, और दूसरी ओर वे लोग जिन्हें हिम्मत जुटाकर कुमार बाबू का समर्थन किया था। चिट्टी बाबू हर जगह अपने भाई के साथ रहता है। वह लोगों से कहता है कि अब डरने का समय नहीं है, अब लड़ने का समय है। हाँ, हकीकत में दोस्तों लड़ने का समय ही है। चिट्टी बाबू हर जगह अपने भाई के साथ रहता है और यही शब्द बार बार दोहराता। चुनाव, प्रचार और दबाव। कुमार बाबू लगातार गांव वालों के बीच जाकर उनकी परेशानियां सुनता है और वह बताता कि अगर लोग उसे वोट देंगे तो वह गांव को प्रेसिडेंट की जंजीरों से आज़ाद करवा देगा। और वह यही सब बातें उन लोगों को बता देता है। इन सभी बातों को सुनने पर प्रेसिडेंट का हार मानने वाला नहीं था। वह भी कुछ ना कुछ अपनी प्रतिक्रिया करता रहता, उसके गुंडे भेजते रहता और दोस्तों उसके चुनाव प्रचार में बाधा डालने के लिए पोस्टर फाड़ देता, समर्थकों को धमकाया जाता, कई जगह मारपीट की जाती। यहाँ
दर्शक देखते हैं कि राजनीति सिर्फ वोट पाने का खेल नहीं बल्कि ताकत और डर का खेल बन चुका था दोस्तों। और दोस्तों अब मैं बताता हूँ परिवार का खतरा। जैसे जैसे चुनाव पास आता है प्रेसिडेंट की धमकियाँ और तेज़ हो जाती है। चिट्टी बाबू की माँ और पिता डरे हुए हैं कि वे अपने बेटे से कहते हैं ये लड़ाई बहुत बड़ी है, हम अपनी जान की परवाह करनी चाहिए। लेकिन कुमार बाबू कहते हैं अगर हम डर कर पीछे हट जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां अंधेरे में ही जिएगी, किसी एक को तो आगे आना होगा। चिट्टी बाबू ने इसे अपनी जिद देखकर और मजबूत हो जाते हैं दोस्तों। और दोस्तों भावनात्मक भाईचारा फिल्म में कई जगह पर भाइयों के रिश्तों को गहराई से दिखाया गया है। एक सीन में चिट्टी बाबू अपने भाई से कहता है अन्ना भाई मुझे राजनीति समझ नहीं आती लेकिन तू जहाँ खड़ा है मैं हमेशा तेरे साथ रहूँगा। ये संवाद पूरे थिएटर को गूंज जाता है, दर्शक महसूस करते हैं दोस्तों। और बड़ा मामला यह है कि प्रेसिडेंट समझ जाता है कि अब ये लड़ाई उसी के लिए खतरनाक होती जा रही है। वह तय करता है कि चुनाव से पहले इस समस्या को ख़त्म कर देना चाहिए। वह अपने गुंडे भेजता है और एक बड़े मामले की योजना बनाता है। चुनाव प्रचार के बाद वह कुमार बाबू गांव वालों को संबोधित कर रहा होता है, तभी अचानक हमला हो जाता है। गुंडे लाठियों हथियारों लेकर आते हैं और चारों ओर अफरा तफरी मच जाती है। लोग भागने लगते हैं और लोग इनकी चिट्टी बाबू अपने भाई को बचाने के लिए डट कर खड़ा रहता है। वह अकेले कई गुंडों से भिड़ जाता है। चिट्टी बाबू की बहादुरी इस दृश्य में रामचरण यानी चिट्टी बाबू का किरदार अपनी पूरी ताकत और बहादुरी से दिखता है। वह घायल होता है, खून से लथपथ हो जाता है लेकिन पीछे नहीं हटता है दोस्तों। दर्शक यही जिद और साहस देखकर दंग रह जाते हैं दोस्तों। वह अपनी जान की परवाह किए बिना भाई को बचाने की कोशिश करता है। दुखद मोड़ इस कहानी में, लेकिन यह एक दिल दहलाने वाला मोड़ था दोस्तों। प्रेसिडेंट के गुंडे एक षड्यंत्र रचते हैं, आखिरकार कुमार बाबू की हत्या कर दी जाती है। ये दृश्य बेहद भावुक है दोस्तों। चिट्टी बाबू अपने भाई को गोद में लेकर रोता है, उसकी चीख दर्शकों के दिल को चीर देती है दोस्तों। वह कहता है ये अन्ना तूने तो कहा था कि हम जीतेंगे और तूने तो कहा था कि हम गांव बदलेंगे। दर्शकों की आंखें नम हो जाती है दोस्तों। चिट्टी बाबू का बदलना, भाई की मौत चिट्टी बाबू की ज़िंदगी को पूरी तरह बदल देती है। अब वह सिर्फ एक मस्त मौला इंसान नहीं रह जाता, अब उसके अंदर बदले की आग जलने लगती है दोस्तों। वह ठान लेता है कि अब वह प्रेसिडेंट को नहीं छोड़ेगा। गांव के हर व्यक्ति के साथ हो रहे अन्याय को बदल देगा दोस्तों। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि कुमार बाबू की मौत के से गांव वाले को इतना झटका लगता है कि कुछ लोग समझकर तो कुमार बाबू की मौत गांव वालों के लिए एक झटका होती है। लोग धीरे धीरे समझ जाते हैं कि प्रेसिडेंट कितना निर्दयी है। धीरे धीरे लोग डर से बाहर आने लगते हैं और वे महसूस करते हैं कि अगर वे चुप रहे तो उनका गांव हमेशा अंधेरे में ही रहेगा दोस्तों। राम लक्ष्मी का दुख, राम लक्ष्मी इस घटना से टूट चुकी होती है। वो चिट्टी बाबू को संभालने की